हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 4 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। शवि ऋत्विक की कार का टायर पंचर करके बहुत खुश होती है। ऋत्विक समझ जाता है कि वो तब से इतनी खुश क्यों थी। आखिर शवि कहती है, अब आप क्या करेंगे मिस्टर एरोगेंट? आपकी कार तो बेचारी फुस हो गई। सच कहूँ तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अब आप ऑफिस कैसे जाएंगे? आप कहें तो टांगा मंगवा दूं आपके लिए। और अपनी ही बात पर खिलखिलाकर हंसने लगती है। फिर कहती है, कहा था ना मैंने, मुझसे पंगा मत लेना। लेकिन आपको मेरी बात समझ ही कहाँ आती है। तो अब देख लिया ना अपने एक्शन का रिएक्शन। और फिर अपनी नाक के नीचे उंगली को एटीट्यूड से फिराती है। ऋत्विक कब से उसकी बातें सुन रहा होता है चुपचाप, क्योंकि अब तक शवि ने उसे बोलने का मौका ही कहाँ दिया था। फिर जब शवि शांत हो जाती है तो वो कहता है, हो गया आपका या और भी कुछ बाकी है? जी नहीं, फिलहाल तो जो कहना था कह चुकी हूँ। अब आप बोल सकते हैं। ऋत्विक बहुत ही इंटेंस लुक दे रहा होता है शवि को और फिर बोलता है, हाँ थैंक यू जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो अब सुनिए, मजा आया ना आपको मेरी कार का टायर पंचर करके? बहुत ज्यादा मजा आया। और सबसे ज्यादा तो वो बूम की आवाज का मजा आया मुझे। अच्छा तो ठीक है, अब मजे के बाद अपनी सजा के लिए तैयार हैं आप? क्या? कैसी सजा और किस बात की सजा? मुझे ऑफिस से लेट किया आपने, मेरी गाड़ी की हवा निकाली आपने, ये रीजन काफी है आई थिंक। ओ मिस्टर, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं कोई सजा नहीं भुगतने वाली। हाँ। ऋत्विक उसके थोड़ा करीब आके कहता है, जानती है ना आप ऋत्विक सिंघानिया को ना सुनना पसंद नहीं है। हाँ तो मैं कोई आपसे डरती नहीं हूँ। और आप होंगे ऋत्विक सिंघानिया, पर मेरा नाम भी शवि है, समझे आप? और ये बोलकर वापस जाने के लिए मुड़ती है तो ऋत्विक उसे पकड़ लेता है और बोलता है, कहाँ जा रही हैं आप? मैंने आपको अभी जाने को बोला क्या? चलिए अब मेरी गाड़ी ठीक करा के दीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। मैं कोई मैकेनिक हूँ क्या जो आपकी गाड़ी ठीक करूँ? तो ये आपको ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ तो आपको भी मुझे अब नॉर्मल बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब भुगतिए। वैसे मेरे पास एक और सोल्यूशन है इसका। कैसा सोल्यूशन? शवि असमंजस में उसे पूछती है। ऋत्विक बिना कुछ बोले उसका हाथ कस के पकड़ लेता है और चलने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। ऋत्विक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसे बैकयार्ड में पोर्च की ओर ले जाता है। फिर उसका हाथ छोड़कर उसे कहता है, यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना वरना क्या करेंगे आप? हाँ हम तो, आप नहीं समझेंगी। हाँ ऐसे नहीं मानेगी आप। उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है। छवि डर जाती है और हकलाते हुए कहती है, हिलूंगी? ठीक है। नहीं। ऋत्विक पोर्च की ओर बढ़ जाता है और छवि उसके पीछे से धीरे से बोलती है, मिस्टर सड़ू, लेकिन ये करने क्या वाले हैं? कहीं मुझे नौकरी से तो निकलवा देंगे मेरी शिकायत करके? फिर ऊपर की ओर देखते हुए कहती है, हे महादेव, मैंने तो बस मजाक किया था, वो भी इनके इनके मुझे उकसाने पर। वरना तो आप जानते हैं ना मैं कभी किसी के साथ बिना वजह कुछ बुरा नहीं करती। लेकिन ये इंसान हमेशा मुझे धमकाता रहता है। तो आ गया मुझे भी गुस्सा। लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए ये नौकरी से निकलवा देंगे क्या मुझे? वो ये सब सोच ही रही होती है और ऋत्विक दूसरी कार लेकर पोर्च में से बाहर निकलता है। ये देखकर शवि हैरान हो जाती है। ऋत्विक बाहर आके उसके चेहरे को देखता है और फिर जोर से हंसने लगता है। शवि अभी भी हैरानी से उसे देखती है तो वो बोलता है, आपका प्लान तो फेल हो गया मिस तोड़फोड़। क्या लगा था आपको कि आप मेरी एक गाड़ी की हवा निकाल देंगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा? लेकिन आप शायद भूल गए कि मैं ऋत्विक सिंघानिया हूँ, एक गाड़ी नहीं है मेरे पास। अगर प्लान करना था तो कुछ बड़ा करती ना। ये क्या बच्चों की तरह गाड़ी की हवा निकाल दो बदला लेने के लिए? इसीलिए इसीलिए मैंने आपको बच्ची कहा था। देखिए इसका सबूत फिर दे दिया आपने। छवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तो वो थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर आपके पास गाड़ी थी तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे थे तब से? हाँ चले जाते ना चुपचाप। खामखा मेरा भी टाइम वेस्ट किया आपने। अच्छा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, टाइम मेरा आपने खराब किया अपनी ये बचकानी हरकत से। और दोष मुझे दे रही हैं आप? और मैं अगर आपको बता देता कि मेरे पास गाड़ी है तो आपका ये डरा हुआ सहमा हुआ चेहरा कैसे देखता? और हंसने लगता है। और अभी तक आपको आपकी सजा भी तो नहीं दी ना। तो रेडी हो जाइए। किस 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 बात की सजा? हाँ आपके पास गाड़ी है ना, फिर क्यों ये क्या किस किस लगा रखा है आपने? अगर आपको मुझे किस करना ही है तो सीधे सीधे भी बोल सकती हैं आप। मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात। अब मुझे देखकर लड़कियों के मन में यही सब तो आता है। तो आप शर्माइए मत। फिर उसके थोड़ा और करीब आने लगता है और शवि पीछे जाने की कोशिश करती है।
लेकिन जब तक वो पीछे जा पाती, ऋत्विक उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है और उसे कमर से पकड़ लेता है। छवि हैरान हो जाती है अचानक हुए इस वाक्य से और आंखें बड़ी-बड़ी करके उसे देखने लगती है। ऋत्विक उसे खुद से पूरी तरह सटा लिया और बोलता है, अब बोलिए, क्या कह रही थी आप कि आपको मुझे किस। ऋत्विक बात अधूरी छोड़ देता है और मुस्कुराने लगता है। छवि को कुछ समझ नहीं आता क्या बोले, फिर खुद को थोड़ा शांत करके खुद को उसे छुड़वाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ऋत्विक उसे नहीं छोड़ता तो वो बोलती है, छोड़िए मुझे, पहले आप अपनी बात तो पूरी कीजिए। कौन सी बात? वही किस वाली? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने ऐसा कब बोला? अभी तो आप किस किस कर रही थी ना, तो बोलिए, कहाँ किस करना चाहती हैं आप? अपने गाल पर उंगली रख के यहाँ, फिर दूसरे गाल पर उंगली रख के, या यहाँ? छवि हैरान सी बस उसे देखती रहती है। फिर ऋत्विक अपने माथे पर उंगली रखता है और कहता है, यहाँ पर, या फिर अपने होठों पर फिर उंगली रखने लगता है तो छवि उसे धक्का देकर झटके से उससे दूर हो जाती है। ऋत्विक उसके इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। छवि थोड़ा असहज महसूस करती है लेकिन ऋत्विक के सामने दिखाना नहीं चाहती, इसलिए बोलती है, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, कुछ भी बोल रहे हो आप? मैंने कहा ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही थी, और हाँ, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए मुझसे दूर ही रहकर बात किया कीजिए। आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, समझे आप? अरे अरे, क्या हुआ आपको? मेरे पास आने से कुछ कुछ होता है क्या? बताइए। कुछ माई फुट। फुट में होता है? कोई नहीं, शुरुआत तो हो गई ना, मतलब कहीं से भी। फिर हंसने लगता है। आपसे बात करना ही बेकार है, कहते हुए छवि पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। उसे ऐसे गुस्से से जाता देख ऋत्विक मुस्कुरा देता है और कहता है, आज का कोटा तो पूरा हुआ, और मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठकर चला जाता है। मिश्रा ज्वेलर्स। आरुष शाम होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। वो जल्द से जल्द बस छवि को देखना चाहता है। इसी सब में वो अपने फोन में म्यूजिक प्लेयर ऑन करता है और अपनी बेताबी को अल्फाजों की जुबान देने के लिए उसमें गाना चला देता है। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ। देखिए मिस फेरी, आपने तो मुझे गाने सुनने भी लगा दिया, लेकिन ये गाना बिल्कुल मेरा हाले दिल बयां कर रहा है। वेट नहीं कर पा रहा हूँ आपको देखने के लिए। उधर ऋत्विक कार में अपने ऑफिस की ओर जा रहा होता है। रास्ते में उसे छवि के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और उसके चेहरे पर खुद ब खुद ही प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से म्यूजिक प्लेयर का बटन प्रेस करता है और गाना चलने लगता है, जिसे सुनते ही फिर से उसे छवि के साथ हुए वाक्य याद आ जाता है और उसका दिल उसे याद करते ही जोरों से धड़कने लगता है। गाना था, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले, दिल क्यों ये मेरा शोर करे। गाना सुनते सुनते ही ऋत्विक ऑफिस पहुंच जाता है। वहीं छवि घर के अंदर आती है बड़बड़ाती हुई, कितने चीप इंसान है ये, वैसे तो बड़े सोफेस्टिकेटेड बने फिरते हैं, लेकिन बात तो करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। बदतमीज इंसान। मेरा बस चले ना तो बस बात ही ना करूं ऐसे इंसान से। कैसे बेशर्मों की तरह किस किस लगा रखा है। किस लेनी है तो जाके अपनी दीवानियों की लेना जो मरती हैं। क्या कह रहे थे? मुझे देखकर तो लड़कियों के दिमाग में यही सब आता रहता है, और खुद तो जैसे सारा दिन भजन कीर्तन करते हैं ना, खुद के दिमाग में भी तो सारा दिन घटिया बातें ही आती रहती है ना, चीपू इंसान। ये बोलते हुए सीधे किचन में घुस जाती है बिना इधर उधर देखे। उसके किचन में जाते ही दादी और राजश्री जी उनके कमरे से निकलते हैं, जो छवि की बातें बाहर आते समय ही सुन लेते हैं और वहीं रुककर सुनने लग जाते हैं। छवि के किचन में जाते ही दादी और राजश्री जी कमरे से बाहर आ जाए और दादी कहती है, देखा राजश्री बेटा, आज फिर दोनों में कोई बात हुई है, देखा कैसे बड़बड़ा रही थी। हाँ माँ, जब भी ये दोनों आमने सामने आते हैं ना तो बस लड़ते ही हैं। पता नहीं आपका प्लान कामयाब होगा कि नहीं इन दोनों को साथ में लाने का। अरे अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो होगा ही। देखना छवि क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी। राजश्री जी को दादी की बात समझ में नहीं आती है। हे भगवान, पता नहीं मेरे रही ने तुम में क्या देखा था शादी से पहले। दादी खिंच कर कहती है, क्या माँ आप भी, और नहीं तो क्या, कितनी अनरोमांटिक हो तुम, कुछ समझती ही नहीं हो। आप समझाओगे तो सब समझूंगी ना। अरे आज तक चीकू ने भी कभी किसी लड़की में इतना इंटरेस्ट दिखाया है क्या, जितना कि वो छवि में दिखा रहा है। देखा नहीं कैसे सुबह उसके बारे में पूछ रहा था। हाँ ये बात तो है माँ, आज तक तो कभी किसी के बारे में कोई पूछताछ नहीं की उसने। तो इसका मतलब, हाँ इसका मतलब कि तुम्हारे बेटे की नींद उड़ने लगी है, चैन खोने लगा है, कुछ तो होने लगा है, दादी गा के बताती है। और ये सुन के राजश्री जी हंसने लगती है। इतने में छवि नाश्ता लेकर आ जाती है दादी का।
फिर दादी को नाश्ता कराकर तीनों साथ में बैठकर बातें करने लगती हैं। सिंघानिया कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। ऋत्विक अपने कैबिन में बैठा फाइल्स में कुछ काम कर रहा था, लेकिन रह रहकर उसे शवि के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। कितनी बार उसने भूलकर अपने काम में ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो रहा था। वो भूल ही नहीं पा रहा था। वो खुद से कहता है, क्या हो रहा है ये आज मेरे साथ? काम में ध्यान क्यों नहीं लग पा रहा मेरा? मैं ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। आज से पहले क्यों बार बार मुझे वही सब याद आ रहा है? और मुझे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसी बातें कैसे करने लग जाता हूँ उसके सामने, जबकि आज तक मैंने कभी ऐसी बातें सोच तक नहीं, स्पेशली किसी लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। फिर क्यों मैं उसी के सामने ऐसी हरकतें करने लग जाता हूँ जो मेरे नेचर में भी नहीं है? ओ गॉड, व्हाट द हेल इज दिस हैपनिंग विद मी? आई रियली हैव नो क्लू। फिर खुद से कहता है, बस ऋत्विक, यू आर थिंकिंग टू मच। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है, पर फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे कोई भी बात हो, मेरा ध्यान मेरे काम में कभी डिस्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं आज तक। फिर जे आज क्यों मेरा मन काम करने का नहीं हो रहा है? क्यों दिल कर रहा है कि वापस घर जाऊं और उसे देखूं? क्या मैं उसे देखने के लिए बेचैन हो जा रहा हूँ? ओ गॉड, व्हाट आई डू? फिर अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने लिए कॉफी ऑर्डर करता है। शवि भी दादी का ख्याल रखने के साथ साथ थोड़ी मस्ती मजाक भी करती है राजश्री जी और दादी के साथ। शाम को आरुष ठीक 7 बजे अपने ऑफिस से निकल जाता है और उस जगह जाके रुक जाता है जहाँ कल शवि उसे मिली थी। वो ड्राइवर को घर भेज देता है और खुद वहीं रुककर वेट करने लगता है। खुद से कहता है, तो मिस फेरी कल यही मिली थी ना आप मुझे, और मेरा सब कुछ लूट कर ले गई। फिर अपनी बात पर हंस देता है, तो देखते हैं आज भी आप आती हैं क्या अपने दीदार देने के लिए? फिर वो कुछ सोचने लगता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ठीक 8 बजे शवि दादी को खाना खिला के वहां से रवाना होती है और कुछ देर बाद उसी सड़क पर उसका ऑटो पहुंचता है। यहाँ आरुष उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही आरुष की नजर उस ऑटो पर पड़ती है, वो जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर आके खड़ा हो जाता है और चेहरे पर थोड़ी परेशानी वाले भाव ले आता है। फिर वो उसी ऑटो के आगे हाथ करता है जिसमें शवि बैठी होती है। ऑटो रुकता है और आरुष शवि को देखकर अनजान बनते हुए कहता है, अरे मिस, आप पहचाना नहीं आपने मुझे? शवि कहती है, जी बिल्कुल, मैंने पहचान लिया आपको। आखिर आपकी वजह से ही तो मैं जिंदा हूँ, फिर भला अपने जीवनदानी को कैसे भूल सकती हूँ मैं? और मुस्कुरा देती है। आरुष उसकी मुस्कुराहट में ही खो जाता है। फिर ऑटो वाला पूछता है आरुष से, साहब आपने कहीं जाना है क्या? आरुष, हाँ जाना तो है, पर फिर शवि की तरफ देखकर बोलता है, वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या आप मेरे साथ ऑटो शेयर कर सकती हैं? गाड़ी खराब होना सिर्फ बहाना था। शवि मुस्कुराकर कहती है, जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के आरुष बहुत खुश हो जाता है और झट से ऑटो में बैठ जाता है। उसने पहले ही अपने ड्राइवर को फोन करके गाड़ी की लोकेशन बता दी थी ताकि वो गाड़ी ले जाए। थोड़ी देर ऐसे ही खामोशी बनी रहती है। फिर आरुष बात शुरू करता है और कहता है, वैसे एक बात पूछे आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो? शवि उसकी तरफ देखकर कहती है, जी पूछिए, वो आपका नाम क्या है? वो एक्चुअली मैं बार बार आपको मिस मिस कह रहा हूँ ना, तो सोचा। शवि मुस्कुरा के कहती है, जी मेरा नाम शवि है। आरुष मुस्कुरा के कहता है, बहुत प्यारा नाम है आपका। फिर धीरे से कहता है, बिल्कुल आपकी तरह। शवि को आरुष की गाड़ी के बारे में याद आता है तो वो पूछती है, आपकी गाड़ी तो वहीं रह गई। जी आप चिंता ना करें, वो मेरा ड्राइवर ठीक करवा के घर ले जाएगा। ओह ठीक है, फिर आप जॉब पे जाती हैं क्या? आरुष थोड़ा डर के पूछता है कि कहीं शवि बुरा ना मान जाए। जी मैं जॉब पे जाती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ही शुरू की है। ओके, वैसे आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। शवि कहती है, जिसे सुनकर आरुष को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो झट से बोल पड़ता है, जी आरुष, आरुष मिश्रा। ओह, तो आप वो मिश्रा ज्वेलर्स वाले आरुष मिश्रा हैं? जी बिल्कुल, पर आप कैसे जानती हैं? वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड की मैरिज है 2 महीने बाद, और वो आप ही के ही कंपनी के डिजाइन अपनी शादी में पहनना चाहती है। और वो जब भी मुझसे मिलती है तो आपकी कंपनी और आपकी ज्वेलरी के बारे में ही तारीफ करती रहती है। तो बस याद हो गया। ओह अच्छा, तो कर ली क्या उन्होंने शॉपिंग? जी अभी नहीं, पर जल्द ही करने वाली है। हाँ, फिर तो उन्हें डबल डिस्काउंट देना पड़ेगा मुझे। ऐसा क्यों? शवि पूछती है। तो आरुष मुस्कुराकर कहता है कि क्योंकि वो आपकी दोस्त है ना, और आप मेरी कहते हुए वो रुक जाता है। शवि उसे हैरानी से देखते हुए पूछती है, लेकिन हम लोग दोस्त कब बने? आरुष सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो अब बन जाइए, अपनी फ्रेंड के डिस्काउंट के लिए ही सही।
ये सुनकर शबी मुस्कुरा देती है और कहती है, ठीक है, लेकिन ये दोस्ती मैं डिस्काउंट के लिए नहीं कर रही, बल्कि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो एक अच्छे दोस्त भी साबित होंगे मेरे हिसाब से। ये सुन के आरुष की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसने तो बस अंधेरे में ही दोस्ती वाला तीर चलाया था, लेकिन वो सीधा निशाने पे लगेगा ये उसे मालूम नहीं था। वो झट से अपना हाथ आगे करके कहता है, जी बिल्कुल, आप एक बार दोस्ती करके तो देखिए, कभी निराश नहीं करूंगा आपको। शबी भी हाथ मिला के कहती है, ठीक है फिर फ्रेंड्स। आरुष मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में ऑटो ममता की शाम के आगे आके रुकता है, तो शबी नीचे उतर के जाने लगती है। जब आरुष का ध्यान आश्रम की तरफ जाता है, तो उसे यकीन ही नहीं होता कि शबी यहाँ रहती है। वो हैरानी भरी नजरों से कभी शबी को देखता है तो कभी आश्रम की तरफ। शबी उसे ऐसे देखकर कहती है, हैरान मत होइए, यही मेरा घर है। ये सुन के आरुष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो शबी के सामने दिखाता नहीं है। फिर शबी कहती है, ठीक है मिस्टर आरुष, मैं चलती हूँ। आरुष कहता है, फिर कब मिलेंगे दोस्त? शबी मुस्कुरा के कहती है, जब आप कहें दोस्त, तो फिर आप अपना फोन नंबर। कहते हुए फिर रुक जाता है। शबी पहले उसे घूर के देखती है तो वो कहता है, इट्स ओके इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट। शबी मुस्कुरा के कहती है, ठीक है, अपना फोन दीजिए, आखिर आपसे डिस्काउंट भी तो लेना है। आरुष जल्दी से अपना फोन देता है और शबी उनमें अपना नंबर सेव कर देती है, फिर बाय बोलकर चली जाती है। आरुष खुद को चिकोटी काट के देखता और कहता है, नो आरुष, इट इज नॉट अ ड्रीम ऑफ योर्स, इट्स अ रियलिटी मैन। फिर ऑटो वाले को घर का पता बताता है और फिर घर जाते समय उसे 2000 का नोट खुशी के कारण देकर चला जाता है। आज आरुष बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज उसके साथ सच में इतना कुछ हुआ है। वो घर आके सीधा अपने कमरे में गया और जाते जाते दीनू काका, घर के सबसे पुराने नौकर, लेकिन उन्हें फैमिली के मेंबर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, वो आवाज लगाई, एक कॉफी लेकर आइए प्लीज। जी छोटे मालिक, उन्होंने आवाज दी। काका, मेरे लिए कमरे में आके। आरुष ने अपना ब्लेजर उतार के सोफा पर फेंक दिया और खुद बिस्तर पर धम से लेट गया। आज उसके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने खुद से कहा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये एक बहुत ही खूबसूरत सा सपना है जो आंखें खोलते ही टूट जाएगा। फिर एकदम से उठकर बैठ गया और बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और आज जो भी हुआ है वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, और अगर ये सपना भी होता तो मैं हमेशा ही नींद में रहना पसंद करता। पर जो भी हो, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। फिर अपना फोन निकालकर उसने कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाली और शवी का फोन नंबर देखने लगा बड़े ही प्यार से। थैंक यू सो मच मिस फेरी, तुम सच में फेरी ही हो, जो किसी के भी आसपास होते ही उसकी जिंदगी खुशियों से भर देती है, बिल्कुल जैसे तुमने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी है, मुझे जीने की वजह दे दी है। फिर उसे शवी का आश्रम में रहना याद आता है तो एकदम से उसके चेहरे पर परेशानी आ जाती है और वो कहता है, पर तुम्हारी अपनी जिंदगी की खुशियों का क्या? तुम अपनी मौजूदगी से तो हर किसी को खुशियां बांट देती हो, पर खुद को तकलीफ की भनक तक नहीं किसी को लगने देती। अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अना। बोलते बोलते वो रुक जाता है, पर अब बस, अब तुम्हारी जिंदगी में सिवाय खुशियों के और कुछ नहीं होगा। तुम्हारे चेहरे की हंसी को मैं हमेशा के लिए तुम्हारे चेहरे पर सजा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी को अपने प्यार से भर दूंगा। फिर थोड़ा रुककर बोलता है, प्यार, यही तो है जो मुझे तुमसे बांध रहा है। ये जो बेचैनी हो रही थी मुझे तुम्हें देखने की, वो यूं ही नहीं। यस यस शवी, आई एम इन लव विद यू, प्यार हो गया है तुमसे, वो भी पहली नजर वाला। फिर शवी के नंबर को एडिट करके उसके नाम के आगे एक हार्ट इमोजी लगा देता है। इतने में काका कॉफी लेकर आ गए और वो कॉफी पीने लग गया। उसके चेहरे की खुशी काका ने भी देखी, महसूस की, लेकिन कुछ कहा नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। ममता की शाम, शवी आश्रम पहुंचती है और सभी बच्चों को चॉकलेट्स और कैंडीज देती है। सभी बच्चे सहित सब खुश होते हैं। फिर दाइमा शवी के पास आके कहती है, ये लो बेटा अदरक वाली चाय। ओह थैंक यू सो मच दाइमा, सच में इसकी बहुत जरूरत थी। थक गई हो बेटा? कहा था ना मैंने, मत करो ये नौकरी वोकरी, सारा दिन तुम्हें आराम नहीं मिलता है। और फिर हम मिलकर सब मैनेज कर रहे थे, फिर तुम नहीं मानती हमारी बात। अभी भी कह रही हूँ, छोड़ दो ये नौकरी। देखो तो कितनी कमजोर हो गई हो, पता है मुझे ठीक से खाना भी नहीं खाती होगी तुम। अरे बस बस दाइमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ट्रस्ट मी। और ये नौकरी मैंने इसलिए की है क्योंकि अब पढ़ाई भी खत्म हो गई है, तो सारा दिन कोई काम भी तो नहीं होता है, तो बोर हो जाती हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ तो रूटीन होना चाहिए ना। और मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ, इसलिए आप चिंता करना छोड़ दीजिए प्लीज। तुमसे तो कोई बहस भी नहीं कर सकता ना।
सबकी बोलती बंद करवा के ही रहती हो। दाइमा झूठी नाराजगी जताते हुए कहती है। शबी मुस्कुरा के उनके गले लग जाती है और दाइमा भी उसे अपने सीने से लगा लेती है। रिया और गिन्नी आके झूठ मूठ गुस्सा होके कहती हैं, हमें तो पहले ही पता है कि आप इस शबू से ही सबसे ज्यादा प्यार करते हो। दाइमा उसके सर पे हल्की सी चपत लगा के कहती है, मैं सबसे बराबर प्यार करती हूँ। एक माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। और फिर चारों मुस्कुराकर ग्रुप हग कर लेते हैं। सिंघानिया कुंज। ऋत्विक ऑफिस से आता है अपने पा के साथ और सभी हॉल में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। राजेश जी कहते हैं, माँ आज हमें आखिर वो कॉन्ट्रैक्ट मिल ही गया। कहा था ना मैंने, हमारे बेटे की मेहनत रंग लाएगी। दादी और आयश्री जी भी ये सुन के खुश हो जाती हैं। ऋत्विक कहता है, मम्मा वो छोटी कहाँ है? बेटा वो अपनी फ्रेंड के घर पर ही रुकने वाली है आज ग्रुप स्टडी के लिए। ठीक है मम्मा। फिर सभी लोग डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। ऋत्विक अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन काम में उसका मन ही नहीं लग रहा था। सुबह से तो उसका फिर वो उठकर अपने रूम की बालकनी में आ गया और चांद को देखने लग गया। उसे अचानक से चांद में शवि का हंसता हुआ चेहरा नजर आने लगा। वो हैरान हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि अपनी सोच से बाहर आ सके, लेकिन आंखें बंद करने पर भी उसे शवि का चेहरा ही नजर आया। उसने झट से अपनी आंखें खोली और बोला, आखिर हो क्या रहा है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुबह से दिमाग खराब हो रखा है। कुछ भी करूं कुछ भी देखूं बस एक ही चीज दिख रही है। आखिर क्यों ये मिस तोड़फोड़ बार बार मेरे ख्यालों में आ रही है? क्यों परेशान कर रही है मुझे? क्यों मेरे ऊपर हावी हो रही है उसकी सोच? क्या करूं आखिर? इतने में उसका फोन बजता है। कॉल अंबर का था। ऋत्विक फोन उठाकर, हाँ यार बोल, क्या हुआ है तुझे? ऐसे लो साउंड कर रहा है। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, तू बता ना। हाँ वो अंकल ने कहा है कि पार्टी रखनी है घर पर, वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में। हाँ तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि कार्ड पे डेट कौन सी लिखवानी है। वो तू पास से ही पूछ लेना। उन्होंने ही तो तुझे पूछने के लिए कहा है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अच्छा मैं सुबह बता दूंगा, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। अच्छा चल गुड नाइट बोलकर दोनों फोन कट कर देते हैं। ऋत्विक बिस्तर पे आके लेट जाता है, लेकिन नींद आज उसकी आंखों का रास्ता ही भूल गई हो जैसे। बहुत कोशिश करने के बाद आखिर उसे देर रात नींद आ गई और वो सो गया। सुबह ऋत्विक अपनी मॉर्निंग वॉक के बाद अपने रूम के जिम एरिया में पसीना बहाने लगा हुआ था। अब आखिर इतनी लड़कियों का क्रश बनना कौन सा आसान काम है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है खुद को वेल मेंटेन रखने के लिए। 2 घंटे जिम करने के बाद ऋत्विक नीचे आया और दादी के पास बैठ के कॉफी पीने लग गया। आज उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ खुद ब खुद ही जा रहा था, जिस बात पर दादी का भी ध्यान था, और वो उसे देख देख कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उसकी बेचैनी का मजा भी ले रही थी। 10 बजने में अभी 5 मिनट बचे थे, लेकिन इसके साथ साथ ऋत्विक की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। आखिर बढ़ती भी क्यों ना, क्योंकि रोज तो उसकी मिस तोड़फोड़ 10 बजे से पहले ही पहुंच जाती थी, लेकिन आज तो वो भी उसे पूरा तड़पा रही थी। ऋत्विक की नजर तो मानो दरवाजे पर ही चिपकी हुई थी। दादी भी उसको सताने के लिए बोली, राजश्री बेटा ये आज शवि अभी तक क्यों नहीं आई है? 10 बज गए हैं, अब तक तो वो आ जाया करती है रोज। फिर आज क्या हुआ जो इतनी देर हो रही है उसे? पता नहीं माँ, मैं भी वही सोच रही हूँ, आज आई ही नहीं अब तक। कभी इतनी देर तो करती नहीं है वो। उनकी ये बातें ऋत्विक की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। उधर शवि परेशानी से सड़क पर ऑटो का वेट कर रही थी। कोई ऑटो आज उसे सड़क पर दिखाई ही नहीं दे रहा था। एक ऑटो आया, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया, ये बोलकर कि आज कोई ऑटो नहीं मिलेगा मैडम, आज हम लोगों की हड़ताल है, और चला गया। शवि परेशान हो गई कि आखिर अब कैसे जाएगी वो। कि तभी एक कार उसके सामने आके रुकी और उसका शीशा डाउन हुआ। तो शवि हैरानी से बोली, अरे आरुष जी आप यहाँ इस वक्त? आरुष मुस्कुरा के शवि को मुस्कुरा के, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग आरुषु जी। मैं कुछ काम से आया था, आपको यहाँ खड़े देखा तो बस आ गया अपनी फ्रेंड के पास। आरुष मुस्कुरा के कहता है, असल में तो वो शबी को देखने ही आया था, काम तो बस बहाना है। वो एक्चुअली मैं कब से ऑटो का वेट कर रही हूँ, लेकिन आज कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा है। ऊपर से कह रहे हैं कि आज उनकी स्ट्राइक है। टाइम भी बहुत हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं अब। शबी परेशान होकर कहती है, अरे बस इतनी सी बात, एक दोस्त के होते हुए दूसरा दोस्त परेशान हो जाए तो भला दोस्ती किस काम की। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप खाम परेशान हो रहे हैं, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा कैसे करेंगी आप मैनेज? और दूसरी बात, शायद अभी तक आपने मुझे दोस्त माना ही नहीं है ना? तभी तो आप फॉर्मेलिटी कह रही हैं। आरुष थोड़ा मायूस होकर कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ कहने के लिए रिश्ते नहीं बनाती हूँ, बल्कि निभाने के लिए बनाती हूँ।
शवि की ये बात सुनकर आरुष को बहुत खुशी हुई। तो फिर चलिए, और आपको तो हक से कहना चाहिए। चलो फ्रेंड, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा के आओ। आरुष मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है चलिए फ्रेंड, छोड़ कर आइए फिर मुझे। शवि भी आरुष के साथ वाली सीट पे बैठते हुए कहती है। आरुष शवि को अपने पास बैठते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर देता है। वैसे आप कौन सी कंपनी में जॉब करती हैं? जी मैं कंपनी में नहीं बल्कि घर में काम करती हूँ। घर में मतलब कि घर में मैं एज अ केयर टेकर काम करती हूँ। ओह, पर किसके घर? वो सिंघानिया कुंज में। ओह, तो आप सिंघानिया कुंज में जॉब करती हैं? आरुष ने थोड़ा हैरान और थोड़ा खुश होते हुए कहा। जी, शवि ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। सिंघानिया अंकल तो मैं अच्छे से जानता हूँ। वो पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। जी, शवि मुस्कुरा के कहती है। वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना वहाँ? जी नहीं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, शवि मुस्कुरा के कहती है। फिर धीरे से बुदबुदाती है, बस एक उन मिस्टर एरोगेंट को छोड़ के। उधर सिंघानिया कुंज में। चलो चीकू बेटा, ब्रेकफास्ट कर लो, राजश्री जी कहती है। नहीं मम्मा, मुझे अभी भूख नहीं है। अरे क्या तुम दोनों दादी पोता खाने में नखरे कर रहे हो? एक तरफ माँ जिद पकड़ के बैठी है कि जब तक शवि नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं खाएगी। 11 बजने को है और अभी तक इन्होंने दवाई भी नहीं ली है, और ऊपर से अब तुम भी। मम्मा सच में भूख नहीं है, जब होगी आई विल टेल यू, एंड आप मेरा ब्रेकफास्ट मेरे रूम में ही भेज देना। आई एम गोइंग टू माई रूम। अच्छा ठीक है, वैसे भी आज संडे है तो तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो। ओके मम्मा, कहते हुए ऋत्विक अपने रूम की तरफ चला गया। असल में उसे अब गुस्सा भी आने लगा था, क्योंकि कितनी देर से वो वेट कर रहा था लेकिन शवि तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, तो वो बहाने से अपने रूम में चला गया। वैसे किसका ख्याल रखती हैं आप? दादी जी का? आरुष ने शवि से पूछा। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं दादी का नहीं बल्कि एक बच्चे का केयर टेकर हूँ। पता है कितनी चाइल्डिश है वो, हर बात में बच्चों की तरह जिद करती हैं वो, शवि मुस्कुरा के बोलकर कहती है। और आरुष की नजर बार बार उसके चेहरे पर जाके ठहर जाती है और वो मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद वो लोग सिंघानिया कुंज पहुंच गए। रूम में आने के बाद ऋत्विक को चैन नहीं मिल रहा था, तो वो फ्रेश एयर लेने के लिए बालकनी में आ गया। लीजिए, आ गई आपकी मंजिल, कहते हुए आरुष कार से बाहर निकला और दूसरी तरफ से शवि मुस्कुराती हुई बाहर निकली। उधर ऋत्विक बालकनी में आया तो उसने शवि को आरुष के साथ कार से निकलते हुए देखा। तो पता नहीं क्यों लेकिन उसे बहुत गुस्सा आया और वो आंखें छोटी करके दोनों को घूरने लगा। थैंक यू सो मच आरुष जी, आज अगर आप टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज कर पाती। लगता है आपको दोस्ती के रूल्स पता नहीं है, आरुष ने कहा। कैसे रूल्स? शवि ने मुस्कुराते हुए पूछा। वही दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। ओह, शवि मुस्कुराई और बोली, लेकिन मेरी फ्रेंडशिप में ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। अच्छा, ये तो आपने बताया ही नहीं था। आरुष ने अपना हाथ अपनी चिन पर रखते हुए पूछा। तो शवि बोली, अभी टाइम ही नहीं मिला, लेकिन किसी दिन आराम से बताऊंगी। लेकिन आप बोर हो जाएंगे सुनते सुनते, ये कह के शवि खिलखिला दी, जिसे देखकर आरुष के साथ साथ ऋत्विक भी उसकी हंसी का कायल हुआ जा रहा था। आरुष ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं बोर नहीं होऊंगा। फिर धीरे से बुदबुदाया, आपको तो सारी जिंदगी सुनने को तैयार हूँ। उधर बालकनी में खड़ा ऋत्विक उन दोनों को मुस्कुराते हुए बातें करते हुए देख बहुत गुस्सा हो रहा था। उसे भले ही सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या बातें हो रही हैं, लेकिन इतना तो उसे दिख रहा था कि शवि कितना कंफर्टेबल फील कर रही है, और यही बात उसे गुस्सा और बढ़ा रही थी। चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ, कहकर जैसे ही शवि जाने को हुई उसका दुपट्टा कार के दरवाजे में अटकने होने की वजह से फिर रुक गई और दुपट्टे को निकालने की कोशिश करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब दुपट्टा नहीं निकला तो आरुष शवि के पास आया और बोला, रुकिए शवि, मैं हेल्प करता हूँ। हाँ, शवि ने कहा और दुपट्टा छोड़ दिया। उन दोनों को इतने करीब खड़े देखकर ऋत्विक ने गुस्से से अपना हाथ रेलिंग पर रखा और उस पर गुस्से के मारे अपनी पकड़ मजबूत कर ली और आंखें कस के बंद कर ली। दुपट्टा निकालकर आरुष ने कहा, लीजिए, निकल गया, हो गया। थैंक यू वंस अगेन, शवि ने मुस्कुराकर कहा। आरुष भी मुस्कुरा दिया और बोला, वैसे इस थैंक यू का वेलकम आपको भी तभी मिलेगा जब आप दोबारा अपने दोस्त से मिलेंगी। शवि ने भी कहा, ये भी कोई कहने की बात है भला, जरूर मिलेंगे जब आप कहें। पक्का, आरुष ने कहा। बिल्कुल पक्का, शवि ने कहा और बोली, ओके बाय। ओके बाय, आरुष ने भी मुस्कुरा के जवाब दिया। शवि घर के अंदर चली गई और आरुष भी कार में बैठने के लिए आगे बढ़ा कि अचानक उसे जमीन पर कुछ गिरा हुआ दिखा। उसने उसे उठाया और देखा, वो शवि के दुपट्टे का लटकन था, जो शायद दुपट्टा निकालते वक्त टूट कर गिर गया था। आरुष ने उसे उठाया और उसे देखकर बोला, हाँ तो जाते वक्त आप अपनी निशानी देकर गई हैं। उसे इस तरह शवि का लटकन हाथ में पकड़े देखकर ऋत्विक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपना हाथ जोर से रेलिंग पर दे मारा, जिससे उसका हाथ बिल्कुल रेड हो गया।
आरुष ने वो लटकन जेब में डाला और कार में बैठकर चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया ऋत्विक का गुस्सा, जो अब कभी भी किसी पर भी फट सकता था। छवि अंदर आती है और सीधे दादी के पास जाकर उनके पैरों में बैठ गई और बोली, माफ कर दीजिए दादी, मैं जानबूझकर लेट नहीं हुई। वो एक्चुअली आज ऑटोज की स्ट्राइक थी, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। सो सॉरी दादी। छवि एक ही सांस में सारी बात बोल गई। फिर दादी ने उसे उठाते हुए अपने पास सोफे पर बिठाया और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, अरे सांस तो ले ले बेटा, और मुझे पता ही है कि तू जानबूझकर कभी ऐसा नहीं करोगी। तो अब रिलैक्स हो जाओ और मुझे जल्दी से नाश्ता करा दो बेटा, बहुत भूख लगी है। दादी ने पप्पी फेस बनाते हुए कहा। किचन से निकलते हुए राजश्री जी बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे इंतजार में अब तक भूखी बैठी है माँ। नमस्ते आंटी। शवि ने राजश्री जी को मुस्कुराते हुए विश किया। नमस्ते बेटा। राजश्री जी ने भी प्यार से उसे जवाब दिया। बस 5 मिनट वेट कीजिए दादी जी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बना के लाती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे दादी जी कहना बंद करो पहले। क्यों, क्या हुआ दादी? मुझसे कोई गलती हुई क्या? शवि ने घबरा के पूछा। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दादी जी थोड़ा पराया सा लगता है, तो तुम मुझे दादी माँ बुलाया करो, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है दादी माँ, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाती हूँ, शवि ने मुस्कुराकर कहा और किचन की ओर जाने लगी कि तभी एक जोरदार आवाज ने उससे रोक लिया। कोई जरूरत नहीं है आपको दादी माँ का ख्याल रखने की, ऋत्विक सीढ़ियों से उतरता हुआ गुस्से से चिल्लाया। ऋत्विक की आवाज सुनकर शवि वहीं पर रुक गई। ऋत्विक गुस्से से नीचे आया और शवि के सामने खड़ा हो गया और बोला, आपको कोई जरूरत नहीं है दादी का ख्याल रखने की। उसकी ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। दादी बोली, ये क्या बोल रहा है तू चीकू? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं दादी, जब इन्हें समय की कदर ही नहीं है तो फिर क्या फायदा, क्या फायदा अगर ये टाइम पर आपका ख्याल नहीं रख सकती। शवि हैरानी से उसे देखती रही कि आखिर इसे अचानक क्या हुआ, क्यों ये बिना बात के इतना गुस्सा हो रहा है। फिर वो बोली, देखिए मिस्टर सिंघानिया, मैं जानबूझकर लेट नहीं हुई, मेरी मजबूरी थी। वो आज उसकी बात को बीच में ही काटकर ऋत्विक बोला, आपकी मजबूरी आपकी प्रॉब्लम है। फिर मन में सोचता है, मजबूरी या फिर घूमना फिरना, अपने सो कॉल्ड इसके आगे वो कुछ सोच ही नहीं पाया, या यूं कहे कि सोचना ही नहीं चाहता था। फिर अपनी सोच से बाहर आके बोला, आपको पता है आपकी वजह से आज दादी ने अपना ब्रेकफास्ट टाइम पर नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी दवाई भी लेट हो गई, जिसका नतीजा उनकी सेहत को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपको इससे क्या, है ना? आपको तो बस अपने हिसाब से ही सब करना है, आपको तो बस अपनी सैलरी से ही मतलब होगा, है ना? लेकिन मैं एक बात आपको साफ-साफ बता देना चाहता हूँ कि दादी की सेहत के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। डू यू गेट दैट? शवि को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे, लेकिन ऋत्विक की सैलरी वाली बात सुनकर ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में नमी आ गई। चीकू, ये क्या बोल रहे जा रहा है तू? तुझे खुद को समझ में आ रहा है क्या? इस बार राजश्री जी ऋत्विक को डांटते हुए बोली, माँ प्लीज, आपको पता है ना दादी की सेहत कितनी कीमती है हमारे लिए, लेकिन इनकी लापरवाही से अगर दादी को कुछ हो जाता तो। आज दादी कैसे जिद कर रही थी कि जब तक ये नहीं आएंगी तब तक खाना नहीं खाएंगी, तो अगर आज ये अब भी नहीं आती तो। ऋत्विक गुस्से से क्या क्या बोले जा रहा था उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। असल में इसके गुस्से में ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि जब से उसने शवि को आरुष के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखा था, तब से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से की वजह से उसे पता ही नहीं था। शवि अब भी कुछ बोल नहीं रही थी, वो बस नजरें नीची करके खड़ी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे लालची समझा जा रहा है, जो सिर्फ पैसों की खातिर काम करती है। तो मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि अगर आप ये जॉब करना चाहती हैं तो यू हैव टू बी पंक्चुअल, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो आप शौक से ये जॉब छोड़ सकती हैं। हम कोई और केयर टेकर ढूंढ लेंगे दादी के लिए। ऋत्विक अब भी गुस्से में बोले जा रहा था। बस बहुत हो गया। दादी आगे आई और शवि के पास खड़ी हो गई और ऋत्विक को बोली, क्या जब से तू कुछ भी बोले जा रहा है चीकू, और वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है और तुम उसे अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं दे रहे हो? वो जानबूझकर लेट नहीं हुई थी, समझे? आज ऑटो और टैक्सी वालों की हड़ताल थी। ये बेचारी तो अपने टाइम से ही आ रही थी, लेकिन इसे क्या पता था कि ये लेट हो जाएगी। वो तो अच्छा हुआ कि इसका कोई दोस्त मिल गया था जिसने इसे यहाँ तक पहुंचा दिया, वरना ये बेचारी अब भी वहीं खड़ी रहती। लेकिन तुझे अपने गुस्से के आगे और कुछ दिखाई दे या सुनाई देता ही कहाँ है? गुस्से में बस तू जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है। और दूसरी बात, तुम इसे जॉब से कैसे निकाल सकते हो? हाँ, मेरे होते हुए इसे जॉब मैंने दी है, और इसे निकालना है या रखना है ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। लेकिन दादी, ऋत्विक जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, दादी ने उसे फिर से चुप करा दिया। मैंने कहा ना, और कोई बात अब इस बारे में नहीं होगी। फिर शवि की तरफ देखकर बोली, जो अभी भी वैसे ही खड़ी थी बुत बन के, चलो शवि बेटा, मेरे लिए कुछ बना के लाओ, बहुत भूख लगी है मुझे।
शवि ने अपनी लंबी पलकें उठाई जो कि भीगी हुई थी और तभी उसकी आंखों में रुके हुए आंसू उसके गालों पर आकर लुढ़क गए। पता नहीं क्यों लेकिन शवि की आंखों में आंसू देखकर ऋत्विक का दिल बैठ गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा शवि का रोना, जबकि ये आंसू खुद ही तो उसी ने तो दिए थे उसे। दादी ने शवि के आंसू पोंछे और कहा, ना बच्चा, इतनी खूबसूरत सी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे सुंदर से चेहरे पर सिर्फ स्माइल अच्छी लगती है और तुम वही करो। उसके गाल को प्यार से छूते हुए, ठीक है। शवि ने धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो दादी ने ऋत्विक की तरफ देखते हुए कहा, और हाँ, तुम्हें इस घर में मैं लेकर आई थी और कोई और तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं, तो तुम्हें किसी की बातों का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। शवि ने कुछ नहीं कहा, बस किचन की ओर चल दी। उसके जाने के बाद दादी ने ऋत्विक से कहा, ये सब क्या था चीकू, तुम इतने बदतमीज कब से हो गए? कैसे बात कर रहे थे तुम बेचारी बच्ची से? ऐसा भी क्या कर दिया उसने जो तुम इतना भड़क रहे थे? उसने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया था ना, और अगर वो चाहती तो आज छुट्टी भी कर सकती थी बहाना बनाकर, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। ये उसकी अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी ही है, उसकी डेडिकेशन ही है, और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ ऐसा हो गया हो जो नहीं होना चाहिए था। ऋत्विक बोल पड़ा, वही हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। दादी हैरानी से उसे देखने लग गई। फिर ऋत्विक को गलती का एहसास हुआ कि वो फ्लो फ्लो में क्या बोल गया। फिर बात संभालते हुए बोला, मेरा मतलब है, आपकी सेहत पर असर हो जाता तो, आपकी तबीयत खराब हो जाती तो, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे, और क्या हो जाता, खाना ही तो लेट हुआ था, कौन सी आफत आ गई थी भला? ऋत्विक कुछ नहीं बोला, उसे तो बस शवि के आंसुओं से भीगी पलकें याद आ रही थी। दादी फिर बोली, तुझे उसे माफी मांगनी चाहिए, उस बच्ची का दिल दुखाया है तूने। ऋत्विक कुछ नहीं बोला, वो सीधे अपने रूम में चला गया और दादी किचन की तरफ जाती हुई बोली, शवि बेटा, आज अपना फोन नंबर देकर जाना जरूर। और ये आवाज ऋत्विक ने भी सुनी। शवि दादी के लिए ब्रेकफास्ट लाई और उनके पास ही बैठ गई, लेकिन रोज के मुकाबले आज उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसकी वो निश्चल हंसी गायब थी। उसे यूं उदास देखकर दादी बोली, अगर तुम ऐसे ही गोलगप्पे की तरह मुंह फुला के बैठी रहोगी ना, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, और खाने की प्लेट साइड में कर दी। उन्हें देखकर शवि बोली, ऐसा नहीं करते दादी माँ। शवि के मुंह से दादी माँ सुनकर दादी का बहुत बहुत अच्छा लगा दादी को। शवि बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी माँ, आप खाना खाइए, आपको अभी दवाइयाँ भी तो लेनी है ना, पहले तुम मुस्कुराओ तभी मैं खाऊंगी। शवि ने मुस्कुराते हुए एक निवाला तोड़ा और दादी को और बढ़ा दिया, और दादी ने भी मुस्कुराकर वो खा लिया। उन्हें देखकर राजश्री जी भी मुस्कुरा दी। वहीं अपने रूम में ऋत्विक इधर से उधर बेचैनी से टहल रहा था। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि ये क्या कर दिया मैंने, बिना बात के इतना गुस्सा क्यों आ गया था मुझे। सही कहा दादी ने, वो जानबूझकर थोड़ी लेट हुई थी, और अब अगर ऑटो टैक्सी नहीं मिली तो इसमें उसका क्या कसूर, वो तो रोज 10 बजे से पहले ही पहुंच जाती थी, है ना। पर फिर मुझे किस बात पर इतना गुस्सा आ गया कि मैंने उसे यहाँ से जाने तक को कह दिया। अगर वो सच में चली जाती तो, नहीं नहीं, वो ये जॉब नहीं छोड़कर जा सकती, कहीं नहीं जा सकती वो। पर क्यों, आखिर मुझे क्या हुआ है? जब मैंने खुद ही उसे रुलाया तो फिर उसकी आंखों के आंसू मुझे क्यों चुभ रहे थे? क्यों मुझे अच्छे नहीं लगे कि उसकी उन भूरी सी आंखों में वो अश्क? क्यों बेचैनी हो रही है मुझे, आखिर क्यों? सवाल इतने सारे हैं पर जवाब एक भी नहीं। क्या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए? पर कैसे? जो कुछ मैंने उससे कहा है वो तो उसके बाद मेरी शक्ल तक नहीं देखना पसंद करेगी, पर मुझे माफी मांगनी होगी। जब तक माफी नहीं मांग लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। खुद से सवाल जवाब करते हुए उसने एक फैसला लिया और नीचे चल दिया। नीचे छवि दादी के साथ बैठी बातें कर रही थी और बीच बीच में खिलखिलाकर हंस भी रही थी। दादी उसका मूड लाइट करने के लिए उसे हंसा रही थी। सीढ़ियों से उतरते हुए ऋत्विक ने उसकी हंसी देखी तो बस देखता ही रह गया। थोड़ी देर उसे यूं ही देखते रहने के बाद वो नीचे आ गया और दादी से बोला, दादी मम्मा कहाँ है? वो अपनी सहेली के घर गई है, शाम तक आएगी। क्यों, कुछ चाहिए था क्या बेटा? ऋत्विक की नजर बस शवि पर ही थी, पर शवि ने सर उठा के उसे देखा तक नहीं। वो बात ऋत्विक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो शवि की तरफ देखकर बोला, वो दादी, एक्चुअली हेडेक हो रहा था तो कॉफी मिलेगी क्या? दादी ऋत्विक की नजरों की तरफ ही देख रही थी और समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। फिर वो ऋत्विक से बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम भोला को बोल दो, वो बना देगा ना कॉफी। दादी, यू नो, मैं सिर्फ फैमिली मेंबर्स के हाथ से ही बना हुआ खाना खाता हूँ और पीता हूँ। तो दादी बोली, तो कोई बात नहीं, शवि बना देगी तुम्हारे लिए कॉफी। ऋत्विक ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। आखिर जो वो चाह रहा था वही तो हो रहा था। दादी की बात सुनकर शवि हैरानी से उन्हें देखने लगी। बोलो बेटा, बना दोगी ना तुम चीकू के लिए कॉफी? दादी और ऋत्विक शवि के जवाब का इंतजार करने लगे, खास करके वो ऋत्विक। दादी और ऋत्विक शवि के जवाब का इंतजार कर रहे थे। शवि ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से बोली, जी दादी, जरूर, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ भला। दादी भी मुस्कुरा दी और उसके गाल को
प्यार से छू के बोली, मेरी प्यारी बच्ची। शवि ने ऋत्विक की तरफ अब भी नहीं देखा और सीधी किचन की ओर चली गई। शवि का यूं उसे इग्नोर करना ऋत्विक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दादी ने ऋत्विक को अपने पास बिठा लिया और बोली, चीकू तूने माफी मांगी शवि से? ऋत्विक बोला, अभी नहीं दादी। तो फिर कब मांगेगा? दादी आपको लगता है जो कुछ मैंने उसे कहा है उसके बाद वो मुझे माफ करेगी? अरे बेटा, तुम अभी उसे जान ही नहीं पाए हो, इसीलिए ऐसे कह रहे हो। वो बहुत प्यारी है और उतनी ही सेंसिटिव और समझदार भी। तू एक बार उसे बात करके देख, वो तुझे जरूर माफ कर देगी। ओके दादी, मैं कोशिश करके देखूंगा। कोशिश नहीं करनी है, तुझे उसे माफी मांगनी ही है, वो भी अभी ही अभी। लेकिन अभी अभी कैसे दादी? अरे मुंह से और कैसे? अच्छा, अब मैंने तुम्हें आइडिया तो दे दिया है, अब इसे इम्प्लीमेंट तुझे ही करना है। लेकिन उससे पहले मुझे मेरे रूम में छोड़ कर आओ, मुझे थोड़ा आराम करना है। अब दादी ने ये आराम का बहाना क्यों बनाया है, ये तो आप सब समझ ही जान ही गए होंगे, ठीक है ना? तो चलिए दादी। ऋत्विक ने दादी को उनके रूम में छोड़ा और आके फिर से हॉल में सोफे पर बैठ गया। वो बस यही सोच रहा था कि कैसे माफी मांगे शवि से, कि इतने में शवि कॉफी बना के ले आई और टेबल पर रखकर बिना कुछ बोले ही जाने लगी कि ऋत्विक ने उसे पीछे से टोका, सुनिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।